हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। इस वीडियो को हम उसी के आगे से बढ़ाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके पिछला पार्ट देख लें, तब इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि पालमपुर एक कृषि प्रधान विलेज है। वहाँ पर रहने वाले 75% लोगों की लाइवलीहुड फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। अब वो चाहे फार्मर्स हो या फार्म लेबर्स हो, मतलब चाहे वो खुद के खेतों में काम करते हो या कुछ डेली वेजेस पर दूसरों के खेतों में काम करते हो। इन शॉर्ट मेजॉरिटी लोगों की जो लाइवलीहुड है वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ पर ही डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सभी लोगों की जो लाइवलीहुड है वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट है, पर फार्मिंग कहाँ होती है? लैंड पर होती है। पर दिक्कत यह है कि लैंड जो है फिक्स्ड है, तो इसलिए सबके पास अपने खेत नहीं हो सकते हैं। जैसा कि आपकी बुक में बताया गया है कि कल्टीवेशन के लिए लैंड एरिया फिक्स्ड है, और 1960 से पालमपुर में कोई भी लैंड एक्सपेंशन नहीं हुआ है। और जो वहाँ के वेस्ट लैंड थे उन्हें भी कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है, मतलब वहाँ पर भी अब खेती की जा सकती है। तो कुल मिलाकर वहाँ पर और ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो सकता है लैंड का। अब वहाँ पर लैंड कल्टीवेशन के लिए फिक्स्ड हो चुकी है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या कोई व्यक्ति फिक्स्ड लैंड से ज़्यादा आउटपुट या ज़्यादा उत्पादन कर सकता है? तो जवाब है हाँ, कर सकता है। जिसके लिए दो तरीके बताए गए हैं, जिसमें पहला तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग का। तो आइए जानते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है। मल्टीपल क्रॉपिंग में फार्मर्स दो तरह के क्रॉप को ग्रो करते हैं। पहली खरीफ क्रॉप एंड सेकंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप मॉनसून के स्टार्टिंग में यानी जून के आसपास बोई जाती है। जैसे ज्वार, बाजरा, जो कि जानवरों को खिलाने के लिए भी काम आती है, और इन्हें नवंबर और अक्टूबर के आसपास उनकी कटाई की जाती है। और जब खरीफ फसलों की कटाई हो जाती है तो वहाँ पर गेहूँ और आलू वगैरह बो दिए जाते हैं, जिन्हें रबी क्रॉप कहा जाता है, और इनकी कटाई अप्रैल और मई के बीच में होती है। तो ये हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड, जिसमें फार्मर सेम लैंड से ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं सेकंड मेथड, जिसको यूज़ करके फार्मर सेम लैंड से ज़्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इस मेथड में जो पुराने मेथड यानी जो ट्रेडिशनल मेथड्स चले आ रहे थे, तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए। जैसे कि ट्रेडिशनल सीड्स की जगह नए सीड्स HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इन सीड्स की ये खासियत बताई गई कि इन बीजों से जो पौधा निकलेगा उसमें उसी सेम पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि पहले जो ट्रेडिशनल बीज से जो भी पौधा उगता था उसमें 25 गेहूँ निकलते थे, तो अब जो HYV सीड से जो पौधा उगेगा उसमें 50 गेहूँ निकलेंगे। और ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स की जगह केमिकल फर्टिलाइजर्स ने ले ली, जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। HYV सीड से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमें अच्छी इरिगेशन यानी सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का जो डेवलपमेंट हुआ वो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के अराउंड हुई थी। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। उन केमिकल फर्टिलाइजर्स से आपका आउटपुट यानी उत्पादन तो ज़्यादा होता है, मगर उसके कुछ नुकसान। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने से या ज़्यादा इरिगेशन सिंचाई करने से मिट्टी की जो उर्वरता होती है यानी फर्टिलिटी होती है उसको नुकसान पहुँचता है। और अंडरग्राउंड वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से वाटर लेवल भी नीचे जा सकता है, जिससे पानी की कमी हो सकती है। तो अब ये सवाल उठता है कि विल द लैंड सस्टेन? मतलब लैंड पे इतने सारे फर्टिलाइजर जो यूज़ किए जा रहे हैं उससे जो उन पर बैड इफेक्ट पड़ रहा है मिट्टी की फर्टिलिटी पर, तो क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी? तो आइए अब जानते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों केमिकल फर्टिलाइज़र मिट्टी को नुकसान पहुँचाते हैं। तो देखो, एक प्लांट को ग्रो होने के लिए कुछ मिनरल्स चाहिए होते हैं जो उससे नॉर्मली सॉइल से मिलते हैं, लेकिन जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तब उस प्लांट को वो मिनरल्स डायरेक्ट प्रोवाइड हो जाते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ जल्दी होती है। लेकिन ये केमिकल फर्टिलाइज़र सॉइल में बने नहीं रहते हैं, बल्कि कुछ टाइम बाद केमिकल फर्टिलाइज़र सॉइल से होते हुए अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं और उसे पॉल्यूट कर देते हैं। और सॉइल में रहते हुए भी ये कुछ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए
अच्छे होते हैं। तो इसके यूज़ करते रहने से कुछ टाइम बाद सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज़ करना चाहिए ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज़ हैं, जिसमें से 450 फैमिलीज़ में से 1/3 यानी अप्रॉक्सीमेटली 150 जो हैं वो लैंडलेस है, मतलब उनके पास अपने खुद के खेत नहीं है। और 240 फैमिली जो हैं वो छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स में अपनी कल्टीवेशन करते हैं, जो कि 2 हेक्टेयर से भी कम है। और वहीं 60 फैमिलीज़ जो कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है वो उसमें खेती करते हैं। और बहुत ही कम लोग हैं वहाँ पर जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा उनके पास ज़मीन है। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अनइक्वल है। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना अनइक्वल है। कुछ फील्ड्स बड़ी बड़ी हैं लेकिन कुछ छोटे छोटे प्लॉट्स भी हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़ी फील्ड से जो उत्पादन होगा वो ज़्यादा होगा और छोटे छोटे जो प्लॉट्स हैं उसमें कम ही उत्पादन होगा। तो ये तो बात हो गई लैंड की, जो एक फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी कि लेबर। छोटे फार्मर्स अपनी फैमिली के साथ अपने खेत में कल्टीवेशन करते हैं, तो उनकी फील्ड के लिए जो लेबर रिक्वायर्ड होता है उसे खुद ही पूरा करते हैं। जबकि मीडियम और लार्ज फार्मर जो थोड़े पैसे वाले होते हैं वो फार्म लेबर्स को हायर करते हैं। अब आप पूछेंगे कि फार्म लेबर्स कौन होते हैं, तो फार्म्स लेबर वो होते हैं जो या तो लैंडलेस होते हैं या फिर छोटे छोटे प्लॉट जिनके होते हैं वहाँ पे खेती करते हैं। तो मोस्टली वही फार्म लेबर्स होते हैं। फार्म लेबर्स को डेली बेसिस पर हायर किया जाता है, या फिर पूरे साल के लिए भी हायर कर सकते हैं, या फिर किसी स्पेशल एक्टिविटी के लिए, जैसे सिर्फ इरिगेशन हो या हार्वेस्टिंग के लिए भी हायर किया जाता है। फार्म लेबर्स को डेली बेसिस पर हायर किया जाता है। फार्म लेबर्स की कंडीशन को बताने के लिए आपको रामकली और दाला की कन्वर्सेशन भी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि दाला एक लैंडलेस लेबर है जिसके कारण उसे रोज़ काम की तलाश रहती है। गवर्नमेंट ने फार्म लेबर्स के लिए 300 रुपये डेली वेजेस सेट किए हैं, पर दाला को सिर्फ 160 रुपये ही मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर फार्म लेबर्स में हैवी कंपटीशन है। मतलब अगर मान लीजिए दाला ने 300 रुपये पर काम करने से मना कर दिया तो वहाँ पर इतना कंपटीशन है, मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको काम की ज़रूरत है, वो उससे कम वेजेस पर काम करने को तैयार हो सकते हैं, जिसके चलते जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और फार्म लेबर्स कम वेजेस पर भी काम करने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये हो गई लेबर की बात। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जैसा कि हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि फार्मिंग के लिए भी काफ़ी कैपिटल की ज़रूरत होती है। कैपिटल को इकट्ठा करना छोटे फार्मर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत सारे फार्मर्स को पैसे बोरो करने पड़ते हैं, उधार लेने पड़ते हैं कुछ बड़े फार्मर्स से, या फिर वहाँ पर काफ़ी मनी लेंडर्स होते हैं, और जब वो पैसे बोरो करते हैं उस पर काफ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, जिसको रीपे करने का उनके ऊपर काफ़ी बर्डन होता है। वहीं दूसरी तरफ बड़े फार्मर्स को कैपिटल को इकट्ठा करने पर ज़्यादा दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास सेविंग्स होती है। अभी सेविंग कहाँ से आती है, कैसे होती है, ये हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। Thank you for watching. Till then, stay tuned.